नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों का काफिला घटेगा, बड़ी कंपनियों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। देश में ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50% बैठकें वर्चुअल होंगी। सीएम ने कहा, जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। सीएम योगी ने लोगों से 10 अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए, पेट्रोल, डीजल और बिजली बचाएं, सजावटी लाइटें कम जलाई जाएं, बेवजह सोना न खरीदें। आज 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। बुधवार दोपहर 2:30 बजे उन्नाव में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कानपुर में भी बरसात हुई है। बरेली और लखनऊ तेज आंधी चली। बरेली में हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि बिजली के पोल और यूनिपोल उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर समेत आसपास के जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आ सकता है। इससे पहले सुबह संभल, मेरठ और बरेली में बारिश हुई। शाहजहांपुर में धूल भरी आंधी चली। प्रतीक यादव का लखनऊ में आज अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर 12:30 बजे होगा। लखनऊ में कैंट के पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। इसी घाट पर प्रतीक की मां साधना गुप्ता का भी अंतिम संस्कार हुआ था। प्रतीक यादव के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी में खून का थक्का जमा हुआ था। इससे आर्टरी, धमनियां और फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। यूपी में 1,76,000 बूथ पालक तैनात करेगी भाजपा। बंगाल जीतने के बाद भाजपा अब मिशन यूपी के लिए जुट गई है। इसके लिए पार्टी 1.76 लाख बूथ पालक बनाने जा रही है। इन्हें अपने बूथ के प्रभावशाली लोगों से लगातार संपर्क में रहना होगा। इसके अलावा बूथ कमेटी मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करनी होगी। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। प्रदेश के निर्माण श्रमिक अपने आधार कार्ड और 90 दिन काम के आधार पर आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीयन प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए श्रमिकों के पंजीयन पर जोर दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके। पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई, कौशल विकास और कन्या विवाह जैसी कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान नेता टिकैत ने मोदी की अपील का किया समर्थन। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने, सोने में कम निवेश करने और किसानों से जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया था। टिकैत ने कहा कि मुसीबत के समय देश के साथ खड़े रहना ही देशभक्ति है और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत में आज से टोल टैक्स वसूली। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों से टोल वसूली बुधवार से शुरू होने जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। इसके बाद संबंधित राज्य अथवा जिले की परिवहन अथॉरिटी के माध्यम से वाहन स्वामियों के पास ई चालान पहुंचेगा। यूपी में अब इमरजेंसी में पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर बजेगा सायरन। आपातकालीन स्थिति होने पर अब पुलिस कर्मियों के मोबाइल में सायरन बजेगा। पुलिस मुख्यालय ने यक्ष मोबाइल एप्लीकेशन पर इससे संबंधित सुविधा उपलब्ध करा दी है। साथ ही अधिकारियों की सुविधा के लिए यक्ष ऐप पर ब्रॉडकास्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे अधिकारियों को विभागीय निर्देश जारी करने के लिए अलग से संदेश नहीं भेजने पड़ेंगे, बल्कि ब्रॉडकास्ट के जरिए संबंधित पुलिस कर्मियों को विभागीय आदेश निर्देश आसानी के साथ दिए जा सकेंगे। पीएम मोदी की अपील पर बदली नेताओं की सवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक हालातों को देखते हुए जो अपील जनता से की गई, उसका असर यूपी के कई जिलों में दिखाई देना शुरू हो गया है। बुधवार को विकास भवन में आयोजित हुई विधायी समाधिकार समिति की समीक्षा बैठक में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ई रिक्शा से पहुंचे। इस दौरान ई रिक्शा में उनके साथ उनके गनर और पीए भी बैठे दिखाई दिए। मेरठ में ही भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के यूपी प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा भी आज कार छोड़कर खुद ई स्कूटी चलाकर रोड पर निकले।
सपा नेता के मकान पर चला बुलडोजर। हापुड़ में सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान को बुधवार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई पर सैकड़ों सपाई मौके पर पहुंचे और धरना देने लगे। हटाने की कोशिश में पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख लाठीचार्ज कर लिया। सपाइयों और प्रशासनिक अफसरों के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रशासन के अनुसार मकान अवैध तरीके से तालाब की जमीन को कब्जा कर बनाया गया था। काशी में सुमेरु पीठाधीश्वर बोले, मंदिरों का नियंत्रण सरकार के बजाय हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। वाराणसी में सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, मंदिरों का नियंत्रण सरकार के बजाय हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। भारत एक रहे, सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। धर्मांतरण जो एक तरह से राष्ट्रांतरण है, वह देश हित में नहीं है। कानपुर देहात में 400 करोड़ के जमीन घोटाले में एफआईआर। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भोगनीपुर क्षेत्र में सामने आए करीब 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बैंकों में बंधक रखने के मामले में पूर्व एडीएम समेत कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जेल से बाहर आते ही भाजपा नेता आशीष उपाध्याय गिरफ्तार। झांसी में भाजपा नेता और सहकारी बैंक डायरेक्टर आशीष उपाध्याय की आईपीएल सट्टा सिंडिकेट मामले में जेल से रिहाई हुई, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दूसरे मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि बुधवार को आशीष उपाध्याय की रिहाई होनी है, नवाबाद थाना, सीपरी बाजार थाना और एसओजी टीम के पुलिसकर्मी जेल गेट पर पहुंच गए। जिला कारागार से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। 66 बीघा अवैध प्लांटिंग पर चला केडीए का बुलडोजर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को जोन 3 में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 66 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चला दिया। 4 जेसीबी की मदद से लगातार 3 घंटे 45 मिनट तक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान रोड, नाला, बाउंड्री वाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन और कई निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति श्री प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। गाजियाबाद में 27 लाख लूटने वाले जुबैर समीर एनकाउंटर में ढेर। गाजियाबाद में कैश वैन से 27 लाख लूटने वाले दो बदमाश समीर और जुबैर को मंगलवार रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। जुबैर लूटकांड का मास्टरमाइंड था। यह मुठभेड़ वेव सिटी थाना क्षेत्र में हुई। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया, पुलिस को सूचना मिली कि रात में वेव सिटी क्षेत्र में बदमाश किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की, तभी संदिग्ध स्विफ्ट कार दिखाई दी। पुलिस ने जब गाड़ी रुकवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गए। स्मार्ट स्कूल के शिलान्यास को लेकर सपा एमएलए बीजेपी नेता आमने सामने। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। मौके पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुरेश अवस्थी आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों दलों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। कई कार्यकर्ता भी स्कूल परिसर पहुंच गए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। राजकुमार भाटी के बयान पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद कविनगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिससे समुदाय में नाराजगी है। लखनऊ में अचानक बादल छाए, तेज बारिश होगी। लखनऊ में दोपहर 2 बजे के बाद अचानक बादल छा गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज बारिश होगी, ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। उन्नाव में
मार्ग का चौड़ीकरण शुरू। उन्नाव जनपद में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता और उनके सुपुत्र प्रखर गुप्ता सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। काशी में शंकराचार्य की सभा में मधुमक्खियों का हमला। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सभा में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम तय समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। सभा के बीच शंकराचार्य ने कहा, कुछ लोगों को अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए किसी ने छत्ते को कुरेद दिया होगा। यूरिया घोटाला। गुलावटी गोदाम से 3,500 क्विंटल खाद गायब। बुलंदशहर में सरकारी यूरिया की कालाबाजारी और तस्करी का मामला गहराता जा रहा है। अनूप शहर में 1,575 बोरी यूरिया से लदे 3 ट्रक पकड़े जाने के बाद अब गुलावटी स्थित पीसीएफ गोदाम से भी करीब 3,500 क्विंटल यूरिया गायब होने की आशंका है। इस मामले में गुरुवार को अधिकारियों द्वारा गोदाम खुलवाकर स्टॉक और अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। अनिरुद्धाचार्य से लड़की बोली, मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा में देवरिया की एक छात्रा ने अफेयर और ब्लैकमेलिंग की आपबीती सुनाई। छात्रा ने बताया कि 14 साल की उम्र में एक मुस्लिम युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। वह उसके साथ मंदिर गया और शादी की। इसके बाद युवक रुपए मांगता और मना करने पर मारपीट करता। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार बेचने वाला गैंग। मेरठ में अवैध हथियारों पर पुलिस की सख्ती के बाद तस्करों ने काम करने का तरीका बदल दिया है। वह परिवार को साथ लेकर आबादी के बीच रहते हुए काम करते हैं ताकि किसी को शक न हो पाए। लीसाडीगेट पुलिस ने जिस गैंग का पर्दाफाश किया वह इसी तरह काम करता आ रहा था। पत्नी बच्चों की मौजूदगी शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती थी। गैंग का खुलासा होने के बाद उस इलाके के लोग भी हैरान हैं। उन्नाव में अचानक बदला मौसम, कई जगह बारिश। उन्नाव जिले में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद हुए बदलाव ने बड़ी राहत दी। आसमान में घने बादल छाने के बाद कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। वहीं मियागंज और आसीवन क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। गौरीगंज आईटीआई में 14 मई को रोजगार मेला। अमेठी जिले के आईटीआई पास आउट युवाओं के लिए एक रोजगार एवं अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 14 मई 2026 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरीगंज में लगेगा। इसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, पंतनगर, उत्तराखंड आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को सर्राफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रूपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 रूपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,87,000 रूपए पर पहुंच गया है। मालवीय चौराहे पर कूड़ा फेंककर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। वाराणसी के लंका स्थित मालवीय प्रतिमा चौराहे पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए कर्मचारियों ने सड़क पर कूड़ा बिखेर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते लंका क्षेत्र के कई हिस्सों में गंदगी फैल गई, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसएन मेडिकल में बनेगा 8 मंजिला चाइल्ड हॉस्पिटल। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के इलाज के लिए 200 बेड के आधुनिक बाल अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 8 मंजिला अस्पताल लेडी लॉयल परिसर में बनाया जाएगा। इसमें जांच, इलाज, ऑपरेशन और नवजातों की सघन चिकित्सा की सभी सुविधाएं एक ही भवन में उपलब्ध होंगी। लोक निर्माण विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। पीएम मोदी
की अपील के बाद अब सोने चांदी पर बड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सराफा व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 10% कर देने से अब जेवर खरीदना और महंगा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद एकाएक सोना, चांदी एवं कीमती धातुओं की इम्पोर्ट ड्यूटी में वृद्धि से सराफा बाजार और कारोबारी सत्य में है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ माना जा रहा है कि सोने की कीमत में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की वृद्धि हो सकती है। आतंकी नेटवर्क में हिंदू युवाओं की एंट्री पर अलर्ट। आतंकी नेटवर्क में हिंदू युवकों की एंट्री से खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खुलासा किया गया कि लोगों का माइंड वॉश करके, बड़ी रकम का लालच देकर, हनी ट्रैप में फंसाकर और ब्लैकमेल करके आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ समय में ही दिल्ली, यूपी और आसपास के राज्यों में 21 हिंदू युवकों की गिरफ्तारी इसका सबूत है। इस नेटवर्क को ISI के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट चला रहे हैं। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ी, भवानीपुर से ली शपथ। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य की नई भाजपा सरकार विधानसभा के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन भवानीपुर क्षेत्र से विधायक पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि जनता की सरकार के 3 मूल सिद्धांत जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा विधानसभा में पूरी तरह दिखाई देंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस विधानसभा के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी। मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, बढ़ाया खरीफ फसलों का MSP। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026 से 27 सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP हेतु 2.60 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद किसानों को मजबूत आय सहायता देना है। MSP को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। मंत्रिमंडल ने 2026 से 27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। भारत से नेपाल जाना अब आसान नहीं, ऑनलाइन करना होगा ये काम। नेपाल सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब नेपाल जाने वाले वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र दिखाना होगा। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात एवं बीमा शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। किश्तवाड़ में आतंकी को पनाह देने वाला शिक्षक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकारी स्कूल के एक शिक्षक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को पनाह, खाना और दूसरी मदद देने का आरोप है। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान मशकूर अहमद के रूप में हुई है। वह इंद्रवाल के एक सरकारी स्कूल में तैनात है। उसके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूपी में अब मोबाइल के जरिए नॉइज पॉल्यूशन की शिकायत कर सकेंगे नागरिक। राज्य में अब नागरिकों को जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने की सुविधा मिलने जा रही है। यातायात निदेशालय ऐप विकसित करने की योजना पर तेजी के साथ काम कर रहा है। इस काम में विभिन्न जिलों की यातायात पुलिस के विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। इस ऐप के जरिए नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की फोटो व वीडियो अपलोड करके सीधी शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इटावा लायन सफारी में बढ़ेगा रोमांच, लेपर्ड सफारी का होगा विस्तार और नई सुविधाएं। प्रदेश सरकार इटावा लायन सफारी में पर्यटकों का रोमांच बढ़ाने के लिए यहां लेपर्ड सफारी का दायरा और बढ़ाने जा रही है। यहां सफारी के लिए एक और लेपर्ड हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। 2 लेपर्ड हाउस यहां पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए 9 सीटर 2 छोटी ऐसी बसें भी खरीदी जाएंगी। इससे छोटा परिवार भी यहां सफारी का भ्रमण अधिक आराम से कर सकेगा। नदियों के किनारे बसेंगे हरित वन। प्रदेश की नदियां अब सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि हरियाली की नई पहचान भी बनेंगी। प्रदेश सरकार अविरल धारा पौधारोपण योजना के तहत नदियों के किनारे हरित वन विकसित करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रमुख नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रमुख नदियों के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि तक पौधारोपण के लिए कुल 3128 स्थलों का चयन किया गया है।
महिला कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीते 61 मेडल। गोंडा जिले के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता का देर रात 2 बजे समापन हो गया। इस महिला कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दबदबा देखा गया। हरियाणा ने 6 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 21 पदक जीते। उत्तर प्रदेश को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। महाराष्ट्र और दिल्ली ने भी 1-1 स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि दिल्ली को 1 कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ। 50 किलो भार वर्ग में हरियाणा की अंकुश ने प्रथम स्थान, हरियाणा की रचना ने दूसरा स्थान और हरियाणा की प्रवीण ने तीसरा स्थान हासिल किया। अमेठी के 8,44,000 श्रमिकों को मिली डिजिटल पहचान। अमेठी में असंगठित क्षेत्र के 8,44,009 श्रमिकों को केंद्र सरकार की ई श्रम योजना के तहत डिजिटल पहचान मिली है। इस महत्वाकांक्षी योजना ने जिले के लाखों मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और छोटे कारीगरों को एक नई पहचान प्रदान की है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। पंजीकृत श्रमिकों को अब सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे आवास योजना और स्वास्थ्य बीमा में प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलेगा। चीन से अपना मलमूत्र तक वापस ले जाएंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी एजेंट्स करीब 3 महीने पहले से ही पहुंच गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बेहद बारीक बातों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ट्रंप 3 दिन चीन में रहेंगे। इस दौरान उनका एयरफोर्स 1 विमान रनवे पर हमेशा तैयार मिलेगा। किसी भी इमरजेंसी में महज कुछ सेकंड में वो उड़ान भर सकता है। ट्रंप के आने से पहले एजेंट्स आसपास के मेंटल हॉस्पिटल से छोड़े गए मरीजों की जानकारी तक खंगालते हैं। इन्हें पोटेंशियल थ्रेट माना जाता है। ट्रंप की बीस्ट कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून रखा होता है ताकि किसी मेडिकल इमरजेंसी में खोजना न पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।